इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और पहला काल है आदिकाल। आदिकाल के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और राष्ट्र साहित्य। इसके बाद जो अन्य कवि हैं उनमें नाम आता है विद्यापति का। तो आज हम पढ़ेंगे विद्यापति। आदिकाल के अन्य प्रमुख कवियों में नाम आता है विद्यापति। विद्यापति का सर्वप्रथम जीवन काल कितना है तो इनका जीवन काल 1350 से 1450 ईस्वी 1350 से 1450 ईस्वी इनका जीवन काल है। इनका जन्म विप्सी गांव दरभंगा जिले में बिहार में हुआ था। बिहार के अंदर दरभंगा जिला है और विप्सी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के दरबार में रहते थे। विद्यापति हैं वो दरबारी कवि थे और तिरहुत बिहार के अंदर राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह इन दोनों के दरबार में ये रहते थे। अब देखिए उपाधियां। विद्यापति की प्रसिद्ध जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। मैथिल कोकिल के नाम से तो ये जाने जाते हैं। इनके अलावा और कौन कौन सी उपाधियां वो देखिए। अभिनव जयदेव, जिस तरीके से जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था कृष्ण भक्ति से संबंधित, इसी तरीके से विद्यापति ने भी कृष्ण भक्ति का साहित्य लिखा है। इस कारण इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो इनकी उपाधियां हैं अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, मैथिल कोकिल यानी मैथिली भाषा में लिखने के कारण, गीत लिखने के कारण मैथिल कोकिल और पंचानन। तो ये 5 उपाधियां हैं विद्यापति। कौन कौन सी? अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, मैथिल कोकिल और पंचानन। ये 5 होगी उपाधियां इनकी। विद्यापति शैव थे, इनके अधिकतर पद श्रृंगार के हैं। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। राधा और कृष्ण को नायक नायिका बनाया गया है इनके श्रृंगार के पदों में। विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी में कृष्ण गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसे माना जाता है तो विद्यापति को माना जाता है। कृष्ण गीति काव्य परंपरा। अब विद्यापति को कईयों ने श्रृंगारी कवि कहा है, कईयों ने भगत कवि कहा है। तो देखिए विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा है आध्यात्मिक रंग के आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको भगत कवि कहा था तब कहा है। तो श्रृंगारी कवि मानना है रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने। विद्यापति को भगत कवि माना है श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भगत कवि माना है। और विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है जॉर्ज गिरिसन। अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज गिरिसन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। रहस्यवादी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और निराला, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं 4 स्तंभों में से एक निराला हैं। निराला ने कहा है कि पदावली के श्रृंगारी के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। पदावली के जो मादकता है उनके पदों की, उनको नागिन की लहर के समान कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन है, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन कहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर, सभी के लिए महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। तो देखिए इनका पहला कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है आरपीएससी में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके बारे में है? विद्यापति के बारे में। क्योंकि कुछ लोगों ने विद्यापति को भगत कवि कहा था, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि सिद्ध करने के लिए यह कथन बोला है। इनके बाद में दूसरा कथन इनका, इनकी पदावली यानी विद्यापति की पदावली, जयदेव का गीत गोविंद और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं जिनमें भक्ति का आधार वो श्रृंगार है और एक ही कोटि की रचनाएं माने। कौन कौन सी? विद्यापति की पदावली, जयदेव का गीत गोविंद और सूरदास का सूर सागर, तीनों को एक ही कोटि की रचना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद इनका तीसरा कथन है,
महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में आता है आचार्य शुक्ल का। देखिए, वे दरबारी होते हुए भी जन कवि, श्रृंगारिक होते हुए भी भक्त, सेव या सक्त, श्रृंगारिक होते हुए भक्त, सेव सक्त या वैष्णव होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष थे। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि वे दरबारी होते हुए भी जन कवि, श्रृंगारिक होते हुए भी भक्त और सेव सक्त या वैष्णव होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके बारे में है? विद्यापति के बारे में है। अब विद्यापति की अवहट भाषा में रचनाएं, अपभ्रंश से जो अवहट भाषा बनी है उस अवहट भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं वो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे और उन्हीं को समर्पित ये रचनाएं हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों में ही कीर्ति सिंह की वीरता का बखान किया गया है और ये अवहट भाषा में रची गई हैं। अब मैथिली भाषा, जिनको मैथिली कोकिल कहा जाता है, लोक भाषा कहा जाता है, उस लोक भाषा मैथिली में इनकी रचनाएं हैं पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। पदावली है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के कारण विद्यापति जाने जाते हैं, इसी कारण इनका यश बड़ा है। इनके यश का आधार क्या है? पदावली है जो मैथिली भाषा में है, और गोरक्ष विजय नाटक है वो भी मैथिली भाषा में। इस नाटक का, गोरक्ष विजय नाटक का जो गद्य भाग है वो तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसका गद्य भाग है वो तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसका पद्य भाग है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई मैथिली भाषा की, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। अब हम पढ़ेंगे विद्यापति की रचनाएं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि विद्यापति हैं, तो विद्यापति की 10 प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति की प्रमुख 10 रचनाएं मानी जाती हैं। उनमें से 1 नंबर है कीर्तिलता, फिर 2 नंबर कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, सेव सरस्व सार, गंगा काव्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये 10 रचनाएं प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो देखिए, सबसे प्रथम है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये दोनों ही रचनाएं हैं वो अवहट में हैं। दोनों ही रचनाएं वो अवहट भाषा में लिखी गई हैं। अपभ्रंश के उत्तरकालीन भाषा है वो अवहट मानी जाती है, तो ये अवहट में है। अवहट भाषा में रची गई है दोनों, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता है वो राजा कीर्ति सिंह की वीरता का बखान किया गया। इसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता का बखान है वो कीर्ति लता में किया गया है, और कीर्ति पताका में राजा कीर्ति सिंह के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख है। कीर्ति पताका में राजा कीर्ति सिंह के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। दोनों ही रचनाएं वो अवहट में हैं, दोनों ही रचनाएं अवहट भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद में आते हैं भू परिक्रमा। भू परिक्रमा है भौगोलिक ज्ञान से संबंधित है। विद्यापति को भौगोलिक ज्ञान था तो उनसे संबंधित रचना है भू परिक्रमा। और पुरुष परीक्षा दंड नीति विषय ज्ञान है, ये राजनीति से संबंधित है, दंड नीति विषय ज्ञान है, ये पुरुष परीक्षा में है। इसके बाद लिखनावली, पत्र लेखन कला से संबंधित रचना है लिखनावली। फिर सेव सरस्व सार, सेव सरस्व सार है वो सेव सिद्धांत से संबंधित है, उनकी शिव भक्ति से संबंधित है सेव सरस्व सार। फिर है गंगा काव्यावली। गंगा काव्यावली रानी विश्वास देवी की आज्ञा से लिखी गई। गंगा काव्यावली रानी विश्वास देवी की आज्ञा से लिखी गई। और विभाग सार है ये राजा नरसिंह की आज्ञा से लिखा गया। और दान वाक्यावली है और राजा धीरमती सिंह की आज्ञा से लिखा गया। और दुर्गा भक्ति तरंगिणी है और राजा धीरमती सिंह की आज्ञा से लिखा गया, और दुर्गा पूजा से संबंधित है, दुर्गा भक्ति से संबंधित है ये। तो ये 10 रचनाएं प्रसिद्ध मानी जाती हैं विद्यापति की। अब इनकी रचनाओं में इनकी भाषा का उदाहरण देखते हैं। तो सौंदर्य चेतना में नवीनता से संबंधित, सौंदर्य में नवीनता से संबंधित इनका उदाहरण मिलता है। सखी की पूछी से अनुभव मोए, से हो पीड़ित अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैनन तिरपित भेल। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैनन तिरपित भेल। सखी की पूछ अनुभव मोए, हे सखी, नायिका है वो सखी से कह रही है कि हे सखी तुम मेरे अनुभव क्या पूछ रही हो। से हो पीड़ित अनुराग बखानिए, वह तो प्रीति और अनुराग है, उसको बखानने से, उसका वर्णन करने से तिल तिल नूतन हो, उसमें तो नवीनता आती रहती है। प्रेम में तो नवीनता आती रहती है, प्रत्येक पल पल में नवीनता आती रहती है, इसलिए उसका बखान नहीं किया जा सकता। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैनन तिरपित भेल। जन्म भर हम नायक का रूप निहारते रहे फिर भी हमारी नेत्रों को तृप्ति नहीं मिलती है। नैनन तिरपित भेल का मतलब है नैनों को तृप्ति नहीं मिलती है।
जन्म अवधि, जन्म भर की अवधि में हम रूप निहारते रहे नायक का, फिर भी नैनों को तृप्ति नहीं मिल रही है। इसलिए प्रेम के अंदर या सौंदर्य में नित्य प्रति नवीनता आती रहती है। तो ये इनकी भाषा का उदाहरण है, नमूना है। इसके बाद में कीर्तिलता से प्रसिद्ध जो पद आता है विद्यापति का, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सख्य वाणी बहुजन भावई, पाउम रस को मम न पावई, देसिल बैना सब जन मीठा, ते सन जपाओ अवहट्टा। तो इसमें विद्यापति क्या कहते हैं कीर्तिलता में? ये सख्य वाणी बहुजन भावी, सख्य वाणी कहते हैं संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा है वो बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, बहुजन भावई। पाउम रस को मम न पावई, और प्राकृत भाषा को बोलते हैं पाउम। प्राकृत भाषा है उसमें रस के मर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पाउम रस को मम न पावई, प्राकृत भाषा में रस के मर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। देसिल बैना सब जन मीठा, देसिल बैना का मतलब होता है देसी भाषा। देसी भाषा है सभी लोगों को मीठी लगती है, देसी भाषा सभी लोगों को मीठी लगती है। ते सन जपो अवहट्टा, इसीलिए मैं उसी के समान यानी देसी भाषा के समान ही अवहट में लिख रहा हूँ। तो विद्यापति कहते हैं इसलिए मैं अवहट में लिख रहा हूँ। उनकी कीर्तिलता है वो अवहट भाषा में लिखी गई है, और अवहट भाषा के बारे में इसमें बताया गया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि देसिल बैना सब जन मीठा, ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। किस भाषा से संबंधित है? अवहट भाषा की महिमा कह रहे हैं। और किस ग्रंथ से है? उनकी कीर्तिलता से है। कौन से ग्रंथ से है? कीर्तिलता से है। इसके बाद विद्यापति अपनी भाषा के बारे में बता रहे हैं, और उसकी तुलना है वो चांद से करें कि चांद की कोई दुर्जन हंसी उड़ाएगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसी तरह मेरी भाषा की कोई हंसी उड़ाएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, बाल चंद बिजावई भाषा, इन्हीं नहीं लगई दुर्जन हंसा, ओ परमेश्वर हर सिर सोई, ई मिचई नायर मन मोही। यानी बालचंद्र विजावई भाषा, बालचंद्र यानी चांद और विजावई भाषा विद्यापति की भाषा को दुर्जनों की हंसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन्हें नहीं लगई दुर्जन आशा, दुर्जनों की हंसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि बालचंद है ओ परमेश्वर हर सिर सोवई, ये तो शिव परमेश्वर के सिर के ऊपर सुशोभित होता है चंद्रमा, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ई मिचई नायर मन मोही, और ये विद्यापति की भाषा है, ये निसंदेह है नागरों का मन मोहती है। नायर का मतलब नागर चतुर, उनका मन मोहती है, उनको अच्छी लगती है। इसलिए विद्यापति की भाषा और बालचंद्र का कोई नुकसान नहीं कर सकता। पदावली है उनकी रचना, वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिल कोकिल कहलाते हैं, वो पदावली के कारण कहलाते हैं, और उनकी ख्याति का आधार ही पदावली है। तो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो पदावली का भी एक उदाहरण लेते हैं। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन व धीरे, सपनहु रूप बचन एक बासीय, मुख से दूरी कर उचीरे। तो ये पदावली में कोमलकांत भाषा है, मैथिली भाषा का इसमें नमूना देखा है हमने। तो इस तरीके से विद्यापति के बारे में हमने पढ़ा, उनकी मुख्य रचनाएं पढ़ी, उनकी रचनाओं के उदाहरण पढ़े नमूने के रूप में, उनका जीवन परिचय पढ़ा और उनकी विशेषताएं पढ़ी। तो आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यापति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।